मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे पीए पार्ट सेकंड। आज का पेपर रहेगा प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। और आज का टॉपिक रहेगा सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। सांख्यिकी जो आंकड़े हैं वो अनेक क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। जैसे हम कृषि संबंधी आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आंकड़े हैं, सांख्यिकी आंकड़े, उनका परिचय की बात करेंगे। तो भूगोल में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। आंकड़ों को समझने, उनका सही विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के लिए अनुभव, अध्ययन, समय व परिश्रम की जरूरत होती है। इन सब कारणों से सामान्य व्यक्ति या सांख्यिकी आंकड़ों के प्रति कोई रुचि नहीं रहती है। यदि इन्हीं आंकड़ों को दृश्यमान विधियों द्वारा आकर्षक ढंग से निरूपित कर दिया जाए तो अत्यंत सरल और बोधगम्य हो जाते हैं। आंकड़ों को हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीकी के द्वारा उसको आकर्षित करते हैं तो उसको देखने में, समझने में आसान लगते हैं और अट्रैक्टिव लगते हैं। इन आंकड़ों के निरूपण या प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन की 4 विधियां होती हैं। आंकड़ों को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं, तो 4 मुख्य विधियां हैं। एक तो आरेख है, आरेख, डायग्राम, आलेख, ग्राफ, वितरण मानचित्र और मानारेख। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आरेखीय विधियां हैं, इन सभी प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़ों को आरेखीय और आलेखीय विधियों से प्रदर्शित किया जा सकता है। भूगोल में जनसंख्या है, या तो जनसंख्या वितरण का, जनसंख्या घनत्व का और जनसंख्या लिंग अनुपात, कृषि के आंकड़े, उद्योग और यातायात संबंधी आंकड़ों को विभिन्न आलेखों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इनको प्रदर्शित करने से पूर्व आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। आरेखीय निरूपण द्वारा आंकड़ों में अंतर्निहित भाव को अच्छी तरह से प्रकट किया जा सकता है। इस विधि से आंकड़ों चित्र में होकर सरल बन जाते हैं और पाठकों के मस्तिष्क में लंबे समय तक प्रभाव रखते हैं और आसानी से बोधगम्य होते हैं, सरलता से समझ में आते हैं। आरेखों के अनेक लाभ हैं। सांख्यिकी आंकड़ों का निरूपण वर्तमान में हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में, विज्ञापनों में आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन आता है। पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में होने लगा है। और जो मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें भी आसानी से समझाने के लिए आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, आरेखों का प्रयोग किया जाता है, डायग्रामों का प्रयोग किया जाता है। आज आरेखों के प्रयोग से जटिल आंकड़ों को विभिन्न आकर्षण तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। आरेखों के निर्माण में स्तंभों, किरणों, खंडों का प्रयोग किया जाता है और इसके कई सारे लाभ भी हैं। जैसे जो जटिल आंकड़े हैं उनको हम सरल तरीके से, बोधगम्य तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। आरेखों में नीरसता नहीं होती है। जो नीरसता है उसको देखने से अट्रैक्शन बढ़ता है और वो समझने में भी आसानी होती है। आरेख आकर्षक व प्रभावशाली होते हैं। उसमें अलग अलग कलर का भी यूज कर सकते हैं, शेडिंग का यूज कर सकते हैं। इनके माध्यम से तुलनात्मक विश्लेषण भी संभव हो जाता है। हम अलग अलग शेडिंग करके, कलर करके उसको तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। आरेखीय निरूपण द्वारा विश्लेषण से पूर्वानुमान में सहायता मिलती है। जो मौसम संबंधी आंकड़े हों, चाहे कृषि के आंकड़े हों,
तो उनसे हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, सटीक अनुमान लगा सकते हैं। आरेख रचना के सामान्य नियम भी हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले आंकड़ों की प्रकृति, मूल्यों के प्रसारण के आधार पर उपयुक्त आरेख का चयन करना होता है। बहुत सारे आंकड़े जो हैं उनको किस विधि में ढाला जाए, किस डायग्राम का उपयोग किया जाए, किस ग्राफ का उपयोग किया जाए, तो सबसे पहले उसकी प्रकृति के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के आरेख मापनी के अनुसार, स्केल के अनुसार बनाए जाते हैं। आरेखों का शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए और आरेख के लिए उपयुक्त मापनी का चयन, स्केल भी बहुत आवश्यक है सटीक जानकारी के लिए। आरेखों के आकार और शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। सारे जो डाटाज है वो शुद्ध हों, सही हों, ऑथेंटिक हों। संकेतों का प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होता है। हम भूगोल में जब प्रैक्टिकल का यूज करते हैं तो अधिकतर जैसे मैपिंग है या आंकड़े हैं तो वहाँ पर हम सैम्पल्स का, संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आरेख आकर्षक और सरल हो, देखने में अच्छे लगे, बोधगम्य लगे। आंकड़ों के जो प्रकार हैं उनकी हम बात करें तो 3 प्रकार या आयाम हैं। एक तो आंकड़ों को हम लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई से दिखा सकते हैं, चौड़ाई और मोटाई से दिखा सकते हैं। आयतन का प्रदर्शन या गणना की जाती है। इस आधार पर आरेखों को हम 3 विभागों में विभक्त कर सकते हैं। एक द्विमीय आरेख, 1 डायमेंशनल डायग्राम, जिसमें 1 यूनिट होती है। द्विमीय आरेख जिसमें 2 डायमेंशनल डायग्राम जिसमें 2 इकाई होती हैं, और 3 डायमेंशनल आरेख जिसमें 3 इकाई होती हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। और एक विमीय आरेख में 1 इकाई होती है और द्विविमीय आरेख में 2 इकाई होती है। एक विमीय आरेख जो होते हैं वो सांख्यिकीय आंकड़ों के निरूपण के लिए जब एक विम या दिशा अर्थात एक इकाई या तो लंबाई या चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे आरेखों को एक विम आरेख कहा जाता है। जैसे दंड आरेख है या पिरामिड आरेख है, इसमें एक ही इकाई होती है। द्विविमीय आरेख, 2 डायमेंशनल डायग्राम, इन आंकड़ों के निरूपण के लिए 2 विमाओं या दिशाओं या तो लंबाई तथा चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है और इसे द्विविमीय आरेख, 3 डायमेंशनल डायग्राम कहा जाता है। जैसे आयत है तो आयत में लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। इसी तरह चक्र आरेख है। इसी तरह से त्रिविम आरेख, त्रिविम आरेख में सांख्यिकीय आंकड़ों के निरूपण के लिए 3 विमाओं या 3 डायमेंशनल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे आरेख त्रिविमीय आरेख कहलाते हैं। जैसे घन आरेख है तो घन आरेख में 3 चीजें होंगी, उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। गोलीय आरेख में भी 3 होंगी और ब्लॉक पुंज आरेख में भी 3 इकाई या बिम होंगी। इस तरह से जैसे हम सबसे पहले बात करें एक विम आरेख, तो एक विम आरेख में हम रेखा आरेख बना सकते हैं, दंड आरेख बना सकते हैं और पिरामिड आरेख बना सकते हैं, जल बजट भी बना सकते हैं, वर्षा प्रक्षेपण बना सकते हैं। सरल जो जो पिरामिड आरेख है उसमें भी सरल पिरामिड आरेख, अध्यारोपित और मिश्रित पिरामिड भी बना सकते हैं। और दंड आरेख को भी हम 3-4 तरह से विभाजित कर सकते हैं। सरल दंड आरेख जिसमें एक ही चीज दिखाई, मिश्रित आरेख दंड आरेख में हम एक साथ 2 भी दिखा सकते हैं। बहुदंड आरेख और द्विदिशा दंड आरेख। इसी तरह से द्विविम आरेख जो है 2 डायमेंशनल डायग्राम जिसमें 2 इकाई होती हैं, चौड़ाई और मोटाई, उसमें हम इकाई आरेख बना सकते हैं, वर्गाकार आरेख बना सकते हैं, आयताकार आरेख बना सकते हैं, चक्र आरेख, व्हील डायग्राम या सर्कल डायग्राम भी बना सकते हैं, वलय रिंग डायग्राम भी बना सकते हैं। इसी तरह से त्रिविम आरेख है जिसमें एक साथ 3 चीजें या 3 बिंब दिखाई जाते हैं, उसमें गोली आरेख है, घन आरेख का बना सकते हैं,
ब्लॉक पुंज आरेख बना सकते हैं, तारा आरेख बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले जब बात करें एक बीम आरेख, तो एक बीम आरेख में दंड आरेख एक महत्वपूर्ण आरेख है, बार डायग्राम। यह एक बीम आरेख में सबसे सरल और लोकप्रिय है। इसको बनाने में आसानी है, किसी भी तरह की जटिलता नहीं है। इसमें भौगोलिक आंकड़ों को ऊर्ध्वाकार या क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। या तो हॉरिजेंटल हम दंडों को दिखाएंगे, या वर्टिकल दंडों को या तो आड़े रूप में दिखाएंगे या लंबे रूप में दंडों को दिखाएंगे। तो दंड आरेख द्वारा उत्पादन संबंधी जानकारी हम दिखा सकते हैं, जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय को दिखा सकते हैं, देश के जो आयात निर्यात संबंधी आंकड़े हैं उनको भी हम दंड आरेख से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार के आरेख के पद मूल्यों का प्रदर्शन या तो क्षैतिजीय या ऊर्ध्वाधर दंड स्तंभों के माध्यम से किया जाता है। इन दंडों का निर्माण करते समय और उसको व्यवस्थित और आकर्षित करने के लिए हमको कुछ बातों का भी ध्यान रखना रहता है। सभी दंडों की मोटाई समान होनी चाहिए। जैसे आपने एक दंड की 1 सेंटीमीटर लिए तो सारे दंडों को ही आप 1 सेंटीमीटर के माप से ही बनाएं, चौड़ाई उसकी इतनी रखें। दंडों की मोटाई इतनी होनी चाहिए कि आरेख सुंदर लगे। ये भी नहीं कि दंड बहुत मोटा 2-4 सेंटीमीटर का बना दिया या बहुत छोटा बना दिया, तो जितना हमारी शीट पर आकर्षित लगता हो, ये अपने पास जो जगह स्पेस है उसी के अनुसार दंड की मोटाई रखनी चाहिए। दंडों के मध्य थोड़ा अंतराल रखना चाहिए जिससे वो अट्रैक्टिव लगे और मिक्स नहीं हो पाए। दंडों को आकर्षित बनाने के लिए उनमें किसी रंग या आभा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे हम अलग अलग दंड में अलग अलग शेडिंग दिखा सकते हैं, उसमें कलर का भी उपयोग कर सकते हैं, तो उसको समझने में आसानी रहती है। तो दंड आरेख को बनाने के लिए हम 2-3 तरह का उपयोग कर सकते हैं। एक तो सरल दंड आरेख है, एक मिश्रित दंड आरेख और एक बहुदंड आरेख। सरल दंड आरेख में केवल एक सरल एक ही इकाई का यूज किया जाता है। इसमें तो आंकड़ों को सबसे पहले लेकर उन पद मूल्यों को या तो हम आरोही क्रम में सेट कर सकते हैं या अवरोही क्रम में, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। और इस तरह से जो आरेख है, जैसे भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या को हमको दंड आरेख से दिखाना है, तो सबसे पहले हम इसको वर्ष और एक तरफ हम संख्या लाखों में कर सकते हैं। तो उसके अनुसार अलग अलग जो वर्ष के आंकड़े हैं, जैसे 2007 है, 2008 है, तो उसको हम एक निश्चित माप के अनुसार, उस निश्चित चौड़ाई के अनुसार दंडों का यूज कर सकते हैं, दंड बना सकते हैं और उनके गैप भी हम एक निश्चित आकार में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस सारणी के द्वारा दंड आरेख बना सकते हैं। इसी तरह से मिश्रित दंड आरेख का भी उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित दंड आरेख में भिन्न भिन्न आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए मिश्रित दंड आरेख की रचना की जाती है। इसको हम संयुक्त या मिश्रित दंड आरेख का प्रयोग करने के लिए उनके विभिन्न घटकों और उप विभागों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि भारत के संपूर्ण इस्पात उत्पादन को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर पुनः विभिन्न इस्पात संयंत्रों के उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए उनको विभाजित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा जो इस्पात है भारत में, तो कौन कौन सी कंपनी कितना कितना बनाती है, तो एक दंड में हम उनको अलग अलग कंपनियों का विभाजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में करके सरल दंड आरेख की भांति प्रत्येक इकाई के संपूर्ण योग के बराबर अलग अलग दंड बनाएंगे। प्रत्येक स्तंभ की विभाजित करने के लिए उनके संचित योग का सहारा लिया जाएगा और तत्पश्चात प्रत्येक घटक में संकेत के अनुसार रंग या छाया भरेंगे। अलग अलग जो दंड के अंदर जो मिक्स आएगा उसमें अलग अलग कलर या शेडिंग का उपयोग कर सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम सांख्यिकीय मानों को भी ध्यान में रखेंगे और इस तरह से अंत में आरेख का शीर्षक लिखेंगे ऊपर और अंतर्वस्तु आंकड़ों का प्राप्ति वर्ष, आंकड़े किस वर्ष लिए गए वो भी हम लिखेंगे।
और स्केल भी हम रखेंगे तो आंकड़ों के स्रोत कहाँ से लिए, हमने आंकड़े ऑथेंटिक हैं, आपने जो स्टैटिकल डाटा लिए हैं वो कोई आपने जो प्रॉपर चैनल से लिए हैं या कोई सरकारी एजेंसी से लिए, कहाँ से लिए, वो भी हमको इसमें लिखना पड़ेगा। इन आंकड़ों में दंड के उपविभागों का क्रम एक समान होना चाहिए, जिसमें कि सरलतापूर्ण तुलना की जा सके और अच्छा और अट्रैक्टिव प्रदर्शन किया जा सके। इन आरेखों के निर्माण में समानांतर मापनी का सहारा लिया जाता है। विभिन्न दंड आरेख को प्रतिशत में भी बनाया जा सकता है। इसके निर्माण में दो बातें विशेष ध्यान दिया जाना है। संपूर्ण योग के संदर्भ में प्रत्येक खंड में प्रतिशत अंश की गणना ली जाती है और पुनः 100 इकाई को प्रदर्शित करने वाला दंड बनाकर विभिन्न उप विभागों में प्रतिशत पृथक चिन्हों द्वारा या रंगों द्वारा की जा सकती है। जैसे हम ये डायग्राम को उदाहरण द्वारा या एग्जाम्पल द्वारा इसमें ये लिखा है कि दक्षिणी राजस्थान के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के आंकड़ों को दर्शाना है। राजस्थान में कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग शहरों में रहते हैं, तो इस लिंगानुपात को यदि दिखाने के लिए हमको एक टेबल दी हुई है जिसमें एक तरफ वर्ष ईयर दिए हुए हैं और एक यूनिट में ग्रामीण लिंग अनुपात है और एक रो में है नगरीय अनुपात। अब इसको यदि हम मिश्रित दंड आरेख से दिखाएं तो सबसे पहले हम 1951 का लेंगे, जिसमें एक शेडिंग तो हम लेंगे ग्रामीण लिंग अनुपात की और दूसरा दंड लेंगे हम नगरीय लिंग अनुपात का। तो इस तरह से 1951, 61, 71 इसके अलग अलग जो दंड हैं स्केल के अनुसार, जो बगल में साइड में जो स्केल बनी हुई है वो जैसे 910, 920, 940, ये इस तरह से जो बगल में दी हुई है इसके अनुसार हम 1951 से 2011 तक के जो आंकड़े हैं उनका हम दंडों के माध्यम से उनका प्रदर्शन कर सकते हैं और फिर उसमें अलग शेडिंग कर सकते हैं। ग्रामीण लिंग अनुपात के लिए अलग शेडिंग छाया का प्रयोग कर सकते हैं और नगरीय लिंग अनुपात के लिए अलग छाया का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से दंड आरेख में तीसरा जो वर्गीकरण है इसमें वो है बहुदंड आरेख। जब पदमाला में स्थान या समय के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के आंकड़े दिए हुए हों तो बहुदंड आरेख के द्वारा हम तुलनात्मक चित्रण कर सकते हैं। इन आरेखों में एक समय एक स्थान से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को स्तंभों को एक दूसरे से सटाकर बनाते हैं और थोड़ा रिक्त स्थान भी रखते हैं। इस तरह के जो आंकड़े हैं उसको हम जैसे उदाहरण से दिखाना चाहें कि भारत में सिंचाई क्षेत्र एवं उसकी मात्रा को बहुदंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करें तो 1950-51 से 1976-77 के जो सिंचाई क्षेत्र है, 50-51 में नहरों द्वारा सिंचाई, कुओं द्वारा सिंचाई, तालाबों द्वारा और अन्य द्वारा सिंचाई, तो ये 4 यूनिट हो गई। एक नहर हो गई तो एक नहर का अलग दंड बनेगा, कुएं का अलग दंड बनेगा और तालाब का अलग दंड बनेगा, अन्य जो साधन है सिंचाई के उसका अलग दंड बनेगा। तो इस तरह से हम 1950-51 में 4 दंड बनाएंगे और चारों दंडों का जो छायाकरण है, जो शेडिंग है, वो अलग अलग रहेगी और मापनी जो स्केल है वो उस बगल में साइड में दी हुई रहेगी। तो इस तरह से 1950-51 का हो गया। फिर 1975 क्षेत्र के जो सिंचाई के साधन थे उनको हम बहुदंड आरेख, बहुत से दंड आरेखों से दिखाया है और क्षेत्र 77 को भी हमने दंड आरेख द्वारा दिखाया है। इसी तरह से जो दंड आरेख है उनका हम उपयोग कर सकते हैं और इसी तरह से है द्विदिशा दंड आरेख। द्विदिशा दंड आरेख का अर्थ है कि एक की दशा पॉजिटिव माने बढ़ती हुई, एक की घटती हुई नेगेटिव दिशा। जैसे जब पदमाला में धनात्मक दोनों प्रकार के पद मूल्य दिए हों तो उन्हें द्विदिशा दंड आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन आरेखों के आधार रेखा के ऊपर और नीचे एक बेस लाइन बनाई जाती है। उस बेस लाइन के आधार पर जो पॉजिटिव है, धनात्मक जो
जो मूल्य हैं वो ऊपर की तरफ खींचे जाएंगे, और जो ऋणात्मक है ये माइनस जो है वो नीचे की तरफ खींचे जाएंगे। जैसे हापुड़ तहसील के पोषक तत्वों का प्रतिशत 1990, ये आंकड़े दिए हुए हैं। अब पोषक तत्व जो दिए हुए हैं उसमें आपकी कैलोरी दी हुई है, एक तो अधिशेष है और एक है अभाव, एक है पॉजिटिव में और एक है नेगेटिव में। तो पॉजिटिव का जो रहेगा वो प्लस में रहेगा और नेगेटिव का रहेगा वो माइनस में रहेगा। तो इस तरह से हम इसको देखें, इस आरेख को पोषण तत्व के, तो जो पॉजिटिव है वो ऊपर की तरफ है और जो नेगेटिव है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरह से हम द्विदिशा दंडारेख भी बना सकते हैं। अब महत्वपूर्ण आरेख है पिरामिड आरेख। जो हम सब जानते हैं कि पिरामिड जो है वो इतिहास का शब्द है। जो मिस्र के पिरामिड हैं उनके नाम के आधार पर इसको पिरामिड आरेख कहा जाता है, क्योंकि पिरामिड जो है वो नीचे चौड़ाई अधिक होती है और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो चौड़ाई कम होती जाती है। इसी तरह से हमारी जो जनसंख्या का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो हम देखते हैं कि जो बच्चे जो होते हैं 0 से 5, 6 से 10, 15 साल के जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, शिखर की तरफ जाते हैं, तो पॉपुलेशन का जो कम एज ग्रुप कम होता जाता है, तो वो एक पिरामिड की आकृति बन जाती है। इसलिए इसका नाम पिरामिड आरेख रखा है। यह आरेख जिसकी आकृति पिरामिड के समान है, जो मिस्र में पाए जाते हैं पिरामिड इतिहास में, जिसमें मुख्यतः जनसंख्या संरचना संबंधी आंकड़ों को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा हम किसी देश के आयात निर्यात को भी कर सकते हैं, आय व्यय को भी कर सकते हैं और आंकड़ों को विभिन्न सोपानों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अलग अलग स्टेज बनाते हैं, सोपान बनाते हैं। आधार पर सबसे बड़ा सोपान और शीर्ष पर छोटा सोपान बनाने के फलस्वरूप पिरामिड का स्वरूप दिखाई देता है। नीचे बेस जो है वो चौड़ा रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो छोटा होता जाता है, पतला होता जाता है। तो ये पिरामिड के जैसा दिखता है। तो पिरामिड आरेख की रचना के लिए दो विधियों से की जाती है। एक है निरपेक्ष विधि। इस विधि में दिए गए आंकड़ों के लिए मापनी चुनकर आरेख बनाते हैं, और दूसरा है प्रतिशत या तुलना विधि। इस विधि में आयु समूह को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पिरामिड आरेख का महत्व, इस विधि में विभिन्न मानों के दंडों को पिरामिड की भांति व्यवस्थित किया जाता है और इसके लिए समय के अतिरिक्त किसी भी लक्षण के दोहरे आंकड़ों की आवश्यकता रहती है। इसमें जैसे लिंग अनुपात बताना हो, ग्रामीण शहरी जनसंख्या बनानी हो, तो इसमें इस तरह से हम पिरामिड आरेख को जैसे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पिरामिड आरेख के लिए जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं। इन आंकड़ों में हम देख पा रहे हैं कि एक जो रो है उसमें आयु वर्ग है और दूसरी जो रो है उसमें मेल है, पुरुष है, और तीसरी जो रो है उसमें फीमेल है, महिला है। तो ये आयु वर्ग और लिंग के अनुसार जनसंख्या 2011। तो इसमें दोनों चीज़ आ गई, एक तो आयु वर्ग आ गया, एज ग्रुप आ गया, और दूसरा लिंग आ गया। लिंग का मतलब है मेल एंड फीमेल, और दोनों का जो प्रतिशत है एज के अनुसार, जैसे 0 से 4 का जो एज वर्ग है वो बीच में रखेंगे, एज का जो ग्रुप है, और दोनों तरफ, एक तरफ कुल जनसंख्या का प्रतिशत मेल आ जाएगा, एक कुल जनसंख्या का प्रतिशत फीमेल आ जाएगा, एक तरफ महिला और एक तरफ पुरुष। तो 0 से 4 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है, 7 तो पुरुष है और 6.8 महिला। तो ये जो बेस है, सोपान, पहला सोपान है वो सबसे बड़ा रहेगा। फिर इसके बाद है 5 से 9 व आयु वर्ग, इसमें 6.8 पुरुष और 6.3 महिला। तो ये सोपान, पहले सोपान से दूसरा सोपान थोड़ा छोटा रहेगा। तो हम ये स्केल से करेंगे दोनों, जैसे 1% बराबर 1 सेंटीमीटर, तो पहले सोपान में पुरुष में 7 सेंटीमीटर के आएगा और दूसरे जो महिला है उसमें 6.8 सेंटीमीटर की लाइन आएगी।
और ये जो गैप है वो हम अपनी सुविधा के अनुसार और वो आकर्षण लगे, ज़्यादा अच्छा लगे, तो उसी के अनुरूप हम बीच में गैप रख सकते हैं। जैसे 2-2 वो इंच का या सेंटीमीटर का या मिलीमीटर का रख सकते हैं। सेंटीमीटर में तो बड़ा हो सकता है, इसलिए मिलीमीटर का गैप रखेंगे। फिर 10 से 14, इसी तरह से हम जैसे जैसे एज ग्रुप हमारी बढ़ती जाएगी, आयु वर्ग बढ़ता जाएगा, तो पुरुष और महिला का जो प्रतिशत है वो कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे सोपान ऊपर की तरफ जाएंगे तो छोटा होता जाएगा, और जैसे 70 से अधिक आयु वर्ग के जो हैं लोग, वो पुरुष तो 0.1 रह गया और महिला भी 0.1 रह गई। तो महिला और पुरुष का जो ऊपर का जो हिस्सा है वो सबसे छोटा हो गया। तो इस तरह से जो ये आकृति बन के आई है, ये पिरामिड आरेख है। इसका पिरामिड आरेख का उपयोग बहुत सारा किया जाता है। इसमें लिंग अनुपात के लिए भी किया जा सकता है और आयात निर्यात के लिए भी किया जा सकता है। अब लिंग अनुपात